सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो एलपी और टेक्नीशियन के लिए है। तो अगर आप पीछे से क्लासेस को देखते हुए नहीं आ रहे हैं, तो पहले पीछे से देखते हुए आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो गैस लॉ हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे गे-लुसैक लॉ। तो गे-लुसैक लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास अब अगर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जो मेरा प्रेशर होगा गिवन मास ऑफ गैस के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब अगर मैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूँ, तो ये मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो P/T क्या हो गया मेरे पास? कांस्टेंट। तो अगर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि 2 गैस दिया हुआ है जिसका गिवन मास है, तो अगर मैं इस पर निकालूँ तो जो प्रेशर 1 होगा और टेम्परेचर 1 होगा, वो प्रेशर 2 और टेम्परेचर T2 के बराबर हो गया। यानी कि 2 गैसेस के कंपैरिज़न में अगर आपसे एक टेम्परेचर को अननोन कर दिया जाए और बाकी के 3 पैरामीटर्स दे दिया जाए, तो आप जो टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर है, उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, तो बोलता है कि मैंने आपको समझा रखा है पीछे ये सारी चीज़ें कि अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो प्रेशर P है ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा 1/273.15 ऑफ इट्स प्रेशर से एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? हर एक 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ या फिर फॉल इन टेम्परेचर के लिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यानी कि अब अगर मैं मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास अगर P0 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, तो अगर मेरा P0 की वैल्यू लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस T अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा? 273.15 हो जाएगा। ये इसी के बराबर होता है। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँ, ये मैंने बता रखा है आपको, तो अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये ग्राफ कितना हो जाएगा आपके लिए? तो एक्स और वाई एक्सिस पर अब आपके पास क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपके लिए टेम्परेचर और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेशर। तो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास P0 है और P0 हम क्या मानते हैं? तो P0 मैंने बता रखा है कि क्या होता है आपका? तो P0 मेरा प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बोला मैंने कि P0 मेरा क्या होता है? ऑफ अ प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ मास, कुछ मास दिया होगा कितने पर? तो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर ये जो लाइन आएगा वो कैसा लाइन आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इसी लाइन को अगर हम पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है? तो ये कहाँ पर आएगा टेम्परेचर की लाइन पर? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, वो भी नेगेटिव में। तो मैंने कई बार आपको समझा रखा है कि यही जो आपका P0 होता है, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और P दिया हुआ है प्रेशर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो गेल-लुसैक लॉ कहता ही है क्या कि P बराबर P0 इंटू 1 प्लस कोई ये कांस्टेंट मान लेंगे, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गामा V इंटू T हो जाएगा। अब अगर गामा V की बात करें तो क्या है आपका? कोएफ़िशिएंट है, कोएफ़िशिएंट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यानी कि गामा V की वैल्यू ही तो होती है आपके पास कितना? 1/273.15 होता है। तब ये इक्वेशन जो नीचे लिखा जाता है P बराबर P0 इंटू 1 प्लस T/273 ये 0.15 ये आता है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो यानी कि अब मैं क्या बोलूँगा, तब अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपको ग्राफ भी याद रखना है कि किस तरह का बनता है। अब इसके आगे चलें, तो अब यहाँ लिख लीजिए केवल कि मेरे पास P0 क्या है? प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ मास एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइए आपको समझा दें बिल्कुल आसान भाषा में कि गेलुसैक लॉ क्या कहता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम अब नहीं बदलेगा। एक कंटेनर लिए हैं, वही कंटेनर में गैस को अब हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं यानी कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, प्रेशर भी उस कंटेनर में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। अब ये जो आप पढ़ते हैं, ये वाला जो ग्राफ पढ़ते हैं, वो टेम्परेचर के 2/273.1/5वां हिस्सा के लिए ये आप ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ग्राफ बनाएँगे, अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन में बिल्कुल चल रहे हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर का के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? मात्र एक स्ट्रेट लाइन ही शो करेगा, बस, और कोई अंतर नहीं होता है, यही आपको दिमाग में रखना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले लॉ पर। तो अगला लॉ का नाम है अवोगाड्रो लॉस। अब अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब समझ लीजिए कि मोल क्या होता है? तो मोल एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जिसको कि हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स जो कार्बन 12 में होता है, यानी कि 12 ग्राम ऑफ C12 जो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ एटम्स, वही मेरा क्या कहलाता है? मोल्स कहलाता है। तो मोल्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। तो ये सिंपल सा टर्म था जिसको आपको याद रखना है।
अब अगर हम अवोगाड्रोस लॉ को देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि मेरे पास वॉल्यूम भी और सॉरी मेरे पास क्या कहा गया है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों कांस्टेंट कर दिए हम, प्रेशर भी कांस्टेंट है मेरा और टेम्परेचर भी मेरा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो जो मेरा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। तो यानी कि V बाई एन क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा। अब n क्या है आपका, अगर n मैंने माना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, याद रखिएगा इस बात को। तो यानी कि अब V बाई एन कितना हो गया, कांस्टेंट। तो यानी कि V1 बाई N1, तो फॉर अ गिवन गैस लिख सकते हैं आप, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, जो V1 बाई N1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 बाई N2 के। तो इस पर भी सवाल बन सकता है, 3 पैरामीटर का दे देगा वैल्यू और एक को अननोन कर देगा, तो पूछेगा चौथा का वैल्यू बताइए। तो यानी कि अब ये अवोगाड्रोस लॉ आपको बता क्या रहा है, तो सिंपल भाषा में अगर आप देखिएगा कि अगर आप जो नंबर ऑफ गैस है ना, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप डबल कर देते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। और आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो अगर आपने बलून को देखा है, तो बैलून में आप क्या करते हैं, गैस को फिल करते हैं। तो गैस किसी क्वांटिटी में है ना, यानी कि नंबर में है ना, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को आप भरते जा रहे हैं, अब आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, तो जैसे जैसे उसमें आप गैस का नंबर को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते जाएंगे, बैलून का वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, एक्सपेंशन होते चला जाएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल था, किससे संबंधित है, अवोगाड्रोस लॉ से। अब अगर मैंने आपको मोल के परिभाषा को समझाया, तो एक मोल की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं, याद रखिएगा। फिर से बोल देता हूँ कि जो आपके पास मोल होता है, यानी कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो अब अगर आप मोल जान गए हैं, तो अब आपको साथ ही साथ अवोगाड्रो नंबर, जिसको कि हम एन से डिनोट कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, एन मेरा क्या है, तो अवोगाड्रोज नंबर है। अब अवोगाड्रोज नंबर को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट, क्या बोला मैंने कि जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट होता है इन 1 मोल ऑफ सबस्टांस, यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा कहलाता है अवोगाड्रोज नंबर। और ये किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 के बराबर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, अब आप याद कर लीजिए। अब जान लीजिए कि एसटीपी और एनटीपी क्या होता है, तो एसटीपी और एनटीपी के बारे में भी बता दें। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, यानी जब साइंटिफिक कैलकुलेशन किया जाता है तो हर चीज़ स्टैंडर्ड रखा जाता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। और साथ ही साथ अगर हम एनटीपी की बात करें तो ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूँ और मैं यहाँ पर प्रेशर की बात करूँ और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूँ और यहाँ पर प्रेशर की बात करूँ, तो देखिए अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो दोनों जगह कोई अंतर नहीं होता है, 1 atm ही लिया जाता है दोनों जगह पर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर टेम्परेचर की बात करूँगा तो ये अलग-अलग हो जाएगा। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूँ कि 1 एटीएम में आपके पास कितना किलो पास्कल होता है? तो याद रखिएगा 1 एटीएम में 101.325 किलो पास्कल होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। हालाँकि मैं बेसिक साइंस में अभी इसको पढ़ाऊँगा पूरी तरह से, हर चीज़ याद करवा दूँगा मैं। तो ये किलो पास्कल होता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो लिया जाता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। और यहाँ पर कितना लिया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। अब 20 डिग्री सेल्सियस आपके पास कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 273.15 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 293.15 केल्विन आ जाएगा। एट एसटीपी एंड एनटीपी, याद रखिएगा ये सारे के सारे एज इट इज एग्जाम में सवाल बनेंगे। तो एट एसटीपी एंड एनटीपी पर मैंने बोला कि जो आपका ईच गैस है, ईच गैस हैज मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल होता है, इस गैस है जी 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और जो यहाँ पर वॉल्यूम लिया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है, ये गैस कितने वॉल्यूम के लिए लिया जाता है, तो 22.4 लीटर पर इसकी बात की जाती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है मिक्सचर के द्वारा किसी भी नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस के लिए, वो बराबर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है।
देखिए, मान लीजिए कि आपके पास हवा है, अब हवा के अंदर आपके पास एयर तो आइडियल मान के चलते हैं, लेकिन क्या एयर के अंदर एयर ही रहता है क्या? नहीं, क्या-क्या रहता है? आपके पास ऑक्सीजन होता है, आपके पास नाइट्रोजन होता है, आपके पास आर्गन होता है, आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। अब इन गैसेस का जो प्रेशर होगा, ये सबका मान लेते हैं प्रेशर, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो इनको मिला के ही तो क्या बनता है? इनको सबको अगर मैं मान लेता हूँ कि प्रेशर ऑफ एयर P है, तो क्या बनेगा? ये जो P है, वो क्या बनेगा? इन सारे के सम के बराबर ही तो बनेगा ना। और यही क्या कहलाता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत ही आसान भाषा में अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले चरण पे, जहाँ पर हम देखेंगे आइडियल और फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, आइडियल गैस और परफेक्ट परफेक्ट गैस इक्वेशन रियलिटी में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि अगर इन प्रैक्टिस हम बात करें तो गैसेस जो हैं वो सभी गैस लॉ को हर वैल्यू ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा काम करते रहता है दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यानी कि परफेक्ट गैस हम वहाँ उसको मानते हैं जिसमें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फ्री होता है, किसमें? गैस के मॉलिक्यूल्स में। और ये ओबे करते हैं सारे के सारे गैस लॉज़ को एट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक लाइन और छूटा हुआ है, उसको मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होते हैं? गैसेस आर फ्री फ्रॉम किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये बात याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी ज़्यादा बनना चालू हो जाएगा। तो अब देखिए, अब परफेक्ट गैस इक्वेशन होता क्या है? तो मान लिया कि मेरे पास क्या है? तो मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है। अब 1 मोल ऑफ गैस का हम क्या करेंगे? तो 1 मोल ऑफ गैस परफेक्ट गैस है, जहाँ पर हम मानते हैं 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पर कि मेरे पास इनिशियल में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और जो वॉल्यूम है, वो कितना है? तो प्रेशर है मेरा P1 और ये टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम क्या है मेरे पास? V1 है। और उसी तरह से ये मेरे पास हो गया इनिशियल। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ, तो मेरे पास जो फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर आएगा, ये आ जाएगा P2, ये आ जाएगा T2 और ये आ जाएगा आपके पास V2। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि P1, T1 और V1 से जो P2, V2, T2 में बदलाव आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? आपका चेंज ऑफ स्टेट हो गया गैस का। तो अब इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस को हम कितने फेज में बांट देंगे? तो इसको हम 2 फेज में बांट के पढ़ेंगे। अब ये कैसे पढ़ेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, तो अगर हम पहले फ़ेज़ को कंसीडर कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं पहले फ़ेज़ को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया, उसको मैंने कांस्टेंट बना दिया। अब कांस्टेंट बना दिया, तो मेरा प्रेशर P1 से तो P2 में चेंज हो गया। और जो मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो है V1 से मेरा क्या बन गया? V डैश बन गया। क्या बोला मैंने कि V1 से चेंज होके क्या बन गया मेरे पास? V2 नहीं बना है अभी। अभी मेरे पास वॉल्यूम थोड़ा-सा बढ़ा, जो कि हम V डैश मान लिए। तो ये मेरा चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हुआ। तो अब हम क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि बॉयल्स लॉ लग जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मैंने क्या समझाया आपको कि यहाँ पर क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा। और जब बॉयल्स लॉ लगेगा और 2 गैसेस की बात ही हो रही है, यानी कि 2 स्टेज की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब उसका प्रेशर या फिर टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम बदल रहा है एक फेज से दूसरे फेज के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? P1, V1 और ये कितना हो जाएगा आपका? P2 और V2 की जगह अब हम क्या ले लेंगे? V डैश ले लेंगे। अब अगर हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं? फर्स्ट बना लेते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने सेकंड फेज की ओर। तो सेकंड फेज को भी ध्यान से समझ लीजिए। अब आप देखिए कि जहाँ-जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस P1, V1, वहाँ पर आपको 2 गैसेस के लिए भी दिया जा सकता है और साथ ही साथ एक ही गैस का स्टेट चेंज करके उनका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी अलग-अलग किया जा सकता है, ठीक है? वो क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे कैसे। अब मेरे पास अगर हम सेकंड फेज में चलते हैं, तो सेकंड फेज की अगर हम बात करते हैं, तो अब मेरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना है? तो P2 है और उसके बाद वॉल्यूम कितना है? V डैश है और टेम्परेचर मेरा कितना है? T2 है। तो ये तो हो गया मेरे पास जो कंडीशन दिया हुआ है। अब अगर हम सॉरी, यहाँ पर ये T1 रहेगा, ये मेरे पास क्या रहेगा? T1 रहेगा। P2, V डैश और ये मेरे पास कितना है? T1 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। तो अब यहाँ से अगले फेज में जा रहे हैं, तो T1 से T2 की ओर बढ़ेंगे। तो अब मेरा जो है
अब अगर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अब P2 को मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि P1 से P2 में बदल चुका है अब मामला। अब जो है, और जो टेम्परेचर ऑफ गैस है, जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है, T1 से आपका बदल के T2 हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। और जो वॉल्यूम है आपका वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जो है आपका V डैश था, अब ये V डैश बदल जाएगा किस में, V2 में बदल जाएगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आप कौन सा लॉ लगाते हैं, आप लगाते हैं चार्ल्स लॉ। तो अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, अब आपका कितना हो जाएगा चार्ल्स लॉ से संबंधित, तो ये आपका हो जाएगा V डैश बाई T1 बराबर V2 बाई कितना हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया है। अब अगर मैं यहाँ से V डैश की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा V2 बाई T2 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको देखिए V डैश की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 V1 और बट्टा कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं V डैश की जगह पर क्या लिख दूं, P1 V1 और बटा आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 और ये बराबर कितना हो जाएगा V2 अपॉन T2 और इंटू कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो P1 V1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 V1 बराबर कितना हो जाएगा P2 V2 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा T1 अपॉन T2, इसको इस तरह से कर लीजिए। और अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो P1 V1 बराबर P2 और इसको ऐसे कर देते हैं V2 इंटू T1 बटा T2 कर देते हैं। अब क्या होगा आपके पास, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब अगर मैं P1 V1 और इधर से मैं T1 को यहाँ ला दूं तो ये हो गया T1 और यहाँ कितना हो जाएगा P2 V2 और नीचे कितना हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, PV बटा जो T है वो कांस्टेंट के बराबर आ गया। तभी तो कह रहा है ना, दोनों फेज में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, PV बाई T, ये किसके बराबर हो गया आपका, तो एक कांस्टेंट के बराबर हो गया। और इसी में हम लोग क्या हो गया कि जो अबव इक्वेशन आपके पास ये बना हुआ है 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, तो इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट रखेंगे जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आर, और आर मेरा क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है मेरे पास, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यानी कि पीवी, तो आप पढ़ते होंगे कि पीवी क्या है, अभी 1 मोल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, ये RT हो गया। तो ये आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए पढ़ते हैं आप, तभी आप पीवी बराबर RT लिख रहे हैं, NRT नहीं लिख रहे हैं। आगे बात समझ में। अब अगर अब अगर हम मान लेते हैं कि जो आपका मास ऑफ गैस है वो कितना है, म्यू मोल्स मान लीजिए या फिर आप एन मोल्स मान लीजिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखा रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास म्यू RT के बराबर, या फिर पीवी बराबर NRT। आपको जैसे याद रखने में सहूलियत हो, आपका एग्जाम निकलने से मतलब है मुझे, बस आपको याद रखना हो जाएगा। तो पीवी बराबर कितना हो जाएगा आपका NRT या फिर म्यू RT। अब देखिए, अब अगर मैं बोलता हूँ, अब यहाँ पर एक और लाइन साथ ही साथ समझते चलिए कि अगर मेरा भी जो है मेरे पास, भी मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या मान रहे हैं, अब मेरे पास वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम मेरा 1 ग्राम ऑफ गैस है मेरे पास, है ना, सब चीज़ आइडियल मान रहे हैं तो एक ही मान के चलेंगे ना। तो अगर 1 ग्राम ऑफ गैस है तो ये जो मेरा पीवी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास जो पीवी है वो हो जाएगा R/M के बराबर, और इंटू कितना हो जाएगा, ये T हो जाएगा। तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, पीवी बराबर हो जाएगा छोटा r इंटू कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। अब जो है, अब ये छोटा r कहाँ से आ गया, तो छोटा r की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल R/M के बराबर हो गया। अब ये आपके पास m क्या है, तो m आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बन गया। m क्या बन गया आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दिया हुआ है तो आप ऊपर वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, आपको वहां पर R/M निकालना पड़ जाएगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है। और तो R क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। तो ये आपका डिराइव हो गया क्या, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी खत्म हो गया आपका। तो साथ साथ ये भी याद कर लीजिए, जो मैंने आपको पीछे भी याद करा के रखा है कि जो आपका 1 मोल ऑफ गैस होता है, मैंने पीछे भी आपको याद करा है, तो 1 मोल ऑफ जो गैस होता है एट STP एंड NTP, वो जो है आपका ऑक्यूपाई करता है कितना, 22.4 लीटर, है ना। तो ऑक्यूपाइज
अ वॉल्यूम ऑफ, याद रखिएगा, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ कितना लीटर, 22.4 लीटर। ये सवाल डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि अगर मेरे पास फॉर एन मोल्स ऑफ गैस के लिए, यानी कि अभी हमने देखा तुरंत कि एन मोल्स या फिर म्यू, अब मैं दोनों बार बार लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर द एन मोल्स ऑफ गैस हमने क्या देखा कि जो पीवी होता है वो कितना होता है, म्यू आर टी के बराबर होता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, मुझे आर का वैल्यू चाहिए ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, पीवी और अपॉन म्यू इंटू टी हो जाएगा। यानी कि पी आपके पास क्या है, तो पी आपके पास प्रेशर है, वी आपके पास वॉल्यूम है, म्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, तो म्यू है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और जो टी है वो आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस है। यानी कि अब आपका जो आर को डिफाइन करने का तरीका है वो क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और पर यूनिट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टेम्परेचर है। यानी तो अब अगर हम आर को डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द, या फिर पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टेम्परेचर। लेकिन आसान भाषा में यहाँ हो क्या रहा है, तो जो हमारा वर्क डन किया जा रहा है गैस के द्वारा या फिर गैस पर मोल पर केल्विन, यही मेरा क्या कहलाता है, आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि जो मैं लिख देता हूँ कि जो वर्क डन बाय गैस है, तो ये जो वर्क डन बाय गैस है या फिर गैस पर, ठीक है ना, पर मोल, है ना, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, यही मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का बेसिक सा डेफिनेशन, ठीक है। यानी ये सिग्निफाई कर रहा है इस चीज को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं प्रेशर का एसआई यूनिट देखता हूँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मालूम है होता है, या फिर न्यूटन मीटर ये -2। उसी तरह अगर मैं वॉल्यूम का लिखता हूँ तो वॉल्यूम का हो जाएगा आपके पास मीटर क्यूब। उसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का लिखता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स का तो नंबर ऑफ मोल्स ही रहेगा, यानी एन मैं लिख दूँ या फिर इधर म्यू लिख देता हूँ, तो ये आपका क्या रहेगा, नंबर, अरे एक एक का लिखा गया भाई, ये कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और आपके पास एक और चीज़ बचा, वो टेम्परेचर है, जो मैं बार बार आपको सिग्निफाई भी करवाया केल्विन के फॉर्म में। तो यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको हम किस में ले रहे हैं, केल्विन में, यानी कि डिग्री केल्विन, इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर मैं आर की वैल्यू को पुट करूँ, कितना हो जाएगा आपके पास, तो प्रेशर हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर -2, या फिर नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर लिखा जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा इतना, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, काटने में आपको आसान हो जाएगा। नीचे हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, और साथ ही साथ अगर आप नीचे लिखेंगे तो डिग्री केल्विन दिख रहा है, तो मीटर क्यूब से 1 मीटर ऊपर बच जाएगा केवल, और तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में क्या दिख रहा है, न्यूटन मीटर दिख रहा है, और साथ ही साथ नीचे क्या दिख रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है और इनटू केल्विन दिख रहा है। अब आप इसको टर्म को ध्यान से देखिए, तो अगर आप एनर्जी की परिभाषा जानते हैं तो क्या होता है, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन भी। अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, न्यूटन मीटर, और ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर, यानी कि इसको हम जे लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या हो गई, जूल पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद पर केल्विन आ गया, इनटू केल्विन लिख लीजिए। तो यानी कि अब अगर मैं इसको लिखूं तो जूल पर मोल, ठीक है, और पर डिग्री केल्विन, यही आपका आर का यूनिट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। आर की यूनिट आ गई आपके पास, और ये कैसी यूनिट है, तो एसआई यूनिट आ गई। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं आर के बारे में। अब हम वो क्या निकालना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर को हम निकालेंगे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से निकाल के इसको खत्म करते हैं। तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये सेम होता है सभी के लिए, सेम फॉर ऑल गैसेज होता है, कोई अलग नहीं होगा कि इसके लिए अलग हो गया, इसके लिए अलग हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो मुझे पता है कि अब हम 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं, ठीक है। मैंने कंसीडर क्या किया हुआ है यहाँ पर, तो कंसीडर मैंने किया है 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी, और एनटीपी आपको अभी मान के चलना है कि बराबर है, ठीक है। मैंने आपको लिखा दिया है बेसिक डिफरेंस, लेकिन आपको मान के चलना है कि एसटीपी और एनटीपी बराबर है। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, आपके एग्जाम में भी
कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस अगर हम एसटीपी पे कंसीडर करते हैं तो जो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा पीवी अपॉन टी आ जाएगा, है ना। आर बराबर पीवी बटे म्यू टी होता है, म्यू की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास, पीवी अपॉन टी हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो हम कितना लेते हैं, 760 mm ऑफ मरकरी लेते हैं। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा कि मरकरी क्यों, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है। कितने के बराबर होती है, तो ये होता है आपका, अब डेंसिटी इसका कितना होता है, तो 13,600 होता है। ठीक है, 13,600, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। अभी मरकरी है 760 है, तो इसको एसआई यूनिट में ले जाना होगा तो 10 का पावर माइनस 3 मीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मरकरी का डेंसिटी हाई रहता है, तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, मरकरी को स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि जो प्रेशर का जो आपके पास कॉलम बनाया जाएगा, इसके लिए जो मरकरी ऊपर चढ़ेगा ना, तो हमको स्केलिंग छोटा करना पड़ेगा। यानी आप देखिए थर्मोमीटर इतना ही छोटा होता है, प्रेशर गेज में भी बहुत छोटा सा प्रेशर गेज में आप नाप सकते हैं। इसका कारण है मरकरी के हाई डेंसिटी की वजह से जो बांटा जाता है ना कॉलम को, इस तरह से लाइनिंग जो आप देखे होंगे, वो कम में ज़्यादा हम प्रेशर को नाप लेते हैं। बस यही कारण है कि मरकरी को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसके आगे देखें तो अब मेरे पास क्या-क्या आ गया आपके पास, प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर पे 760 ऑफ मर्करी हाइट हाइट लेता है। अब पी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? अब पी की वैल्यू कितनी होती है, तो रो जी एच के बराबर होता है। तो रो कितना दिया हुआ है आपके पास, 13,600। जी की वैल्यू आपको मालूम है कितना लेना है, तो जी की वैल्यू आपके पास 9.8 होता है, और जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो हाइट है वो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 760 गुना 10 का पावर माइनस 3 लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पी निकल कर आ जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने पर अब आप देखिए कितना आता है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में देखेंगे। अब इसका टेम्परेचर, अब मैंने टेम्परेचर कितना लिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 डिग्री केल्विन हम टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम तो आपको पता है कितना लेना है। तो एसटीपी पर सभी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो 22.4 लीटर। तो मैंने लिखा रखा है कि एट एसटीपी, एट एसटीपी मैंने लिखा दिया है आपको कि जो आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज कितना, ये लेता है 22.4 लीटर। तो यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4। अब आपको तो याद रखिएगा कि 1 लीटर में 10 का पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कन्वर्जन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो 22.4 गुना 10 का पावर माइनस 3 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम हो गया। चलिए, तो अब अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो पी कितना है आपके पास, 13,600 रखिए, 9.8 रखिए, 760 रखिए, और 10 का पावर माइनस 3 रखिए। तो और वॉल्यूम कितना है, 22.4 और गुना 10 का पावर माइनस 3, और नीचे कितना है आपके पास, टी है। तो टी कितना दिया हुआ है, 273 और 0.15 दिया हुआ है। अब आप जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 8.31। और यूनिट में अब सब कुछ नहीं देखना है, मैंने आपको बता दिया है, जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास आर का वैल्यू आता है एसआई यूनिट में, ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट में ही लिखा हुआ है। कहीं अगर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपसे घुमा के भी तो पूछा जा सकता है, आपसे बोल देगा कि बताइए सीजीएस में कितना होता है, तो सीजीएस में भी मैं आपको लिख देता हूँ, ये होता है 1.98। अब जूल है तो यहाँ पर बस कैलोरी बदल जाएगा, बाकी चीज़ें थोड़ी बदलेंगे। ये हो जाएगा मोल, और केल्विन की जगह क्या लिख दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस लिख दीजिएगा। तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज़ की वजह से अब जो ये आर का वैल्यू आता है, अब इसी की वजह से आपको यहाँ पर एक हाइपोथेसिस लिख देते हैं, कौन, तो अवोगाड्रो साहब लिख देते हैं। तो यानी कि अब आपको अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो इस संबंध से हमको क्या पता चला कि जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यू होगा या फिर एन होगा, वो क्या इंप्लाई करता है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोस नंबर को। और वो कितना के बराबर होता है, ये पहले ही समझा दिया है मैंने, 6.023 इंटू 10⁻³ पर मोल या फिर मोल इनवर्स। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, याद करते रहिए सारी चीज़ों को, बार बार रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको बैठाना दिमाग में ज़रूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।